नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सिद्धू। मित्रों, क्या यह संयोग है कि 25 अप्रैल को भारत की आलोचना करने वाली अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आजादी आयोग की रिपोर्ट आती है और 26 अप्रैल को 200 रिटायर्ड नौकरशाहों का संवैधानिक आचरण ग्रुप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठीक उसी भाषा में चिट्ठी लिखता है कि देश के भाजपा शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों के प्रति असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। यह बात दोनों जगह पर एक समान है। अमेरिका की धार्मिक आजादी से संबंधित अंतरराष्ट्रीय आयोग की भाषा और इन रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की चिट्ठी की भाषा। और रिपोर्ट से अगले दिन यह चिट्ठी लिखी जाती है। जिन 108 पूर्व नौकरशाहों ने इस चिट्ठी पर दस्तखत किए हैं, उनमें ज्यादातर विदेशों में ऊंचे पदों पर रहे हैं। अमेरिका में भी काफी लोग रहे हैं। मेरा लंबे समय से मानना रहा है कि अमेरिका और रूस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लॉबिंग में अच्छी खासी धनराशि खर्च करते हैं और उन लोगों को प्रभावित करते हैं जो अपने देशों में अमेरिका और अमेरिकी हितों के लिए लॉबिंग करते हैं, काम करते हैं। इसलिए 25 अप्रैल को यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट और 26 अप्रैल को भारत के पूर्व ब्यूरोक्रेट्स की चिट्ठी संयोग नहीं है। अमेरिका ने दुनिया भर में अपनी दादागिरी कायम करने के लिए 1988 में कानून के जरिए इस आयोग का गठन किया था, जो हर साल दुनिया भर के देशों को धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर रिपोर्ट जारी करके ज्ञान बांटता है और अमेरिकी राष्ट्रपति को सलाह देता है कि इन देशों में मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए इन्हें ब्लैकलिस्ट में डालो या पाबंदियां लगाओ। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति इन सिफारिशों को मानने को बाध्य नहीं है और आमतौर पर ज्यादातर सिफारिशें मानी भी नहीं जाती। रिपोर्ट में लगातार तीसरे साल 2020, 2021 और अब 2022 लगातार तीसरे साल भारत को चिंता वाले देशों में डालने की सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट से अमेरिकन लॉबी के भारतीय ब्यूरोक्रेट्स, वामपंथी और मुस्लिम संगठन बेहद उत्साहित हैं। सिर्फ 12 दिन पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका पर जबरदस्त पलटवार करते हुए कहा था कि अमेरिका में मानवाधिकारों के हनन पर भारत की भी नजर है और खास तौर पर भारतीय समुदायों के हितों को लेकर भारत चिंतित है। भारत अब इतना कमजोर देश नहीं है कि अमेरिका की दादागिरी को चुप करके बर्दाश्त कर लेगा। यह पहला मौका था जब भारत को अक्सर नसीहत देने वाले अमेरिका को इस तरह से जवाब में फजीयत झेलनी पड़ी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की ओर से मानवाधिकारों पर ज्ञान दिए जाने के बाद भारत ने यह तीखी टिप्पणी की है। किसी देश में किन परिस्थितियों में क्या हो रहा है, उसकी चिंता उस देश को या संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग को करनी चाहिए। भारत को अब यह साफ साफ कह देना चाहिए कि किसी एक देश को दूसरे देश के बारे में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। जैसे अमेरिकन आयोग की इस रिपोर्ट में भारतीय संसद से पारित नागरिकता संशोधन कानून की आलोचना की गई है, वैसे ही अब भारत को भी अमेरिकी संसद से पारित अंतरराष्ट्रीय धार्मिक और मानवाधिकार आयोग को खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का यह आयोग सार्वभौमिक, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश के अधिकारों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है। और यह खुशी की बात है
कि हर साल रिपोर्ट को सिर्फ खारिज कर देने वाले भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बार बहुत तल्ख टिप्पणी की है और तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट न सिर्फ पक्षपाती है बल्कि मुद्दों की गलत व्याख्या एक नए स्तर पर पहुंच गई है। इसलिए भारत इस आयोग को ही अब चिंता का संगठन समझता है। आयोग ने कहा कि भारत को चिंता वाले देशों की श्रेणी में डाला जाए, लेकिन भारत ने कहा है कि यह आयोग ही चिंता का संगठन है और अब उसी के अनुरूप भारत उसके साथ व्यवहार करेगा। पहले इस रिपोर्ट की 2-3 घोर आपत्तिजनक बातें बता देते हैं। नागरिकता संशोधन कानून पर लगातार तीसरे साल की रिपोर्ट में कानून की आलोचना साबित करता है कि अमेरिकी आयोग किसी एजेंडे पर और किसी लॉबिंग पर काम कर रहा है। रिपोर्ट में कश्मीरी पंडितों का जिक्र नहीं है, लेकिन कश्मीरी मुसलमानों का जिक्र है। फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज के अमेरिकी सदस्य खंडेराव कंड ने आरोप लगाया है कि भारत पर आयोग की रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण है। भारत का नागरिकता संशोधन कानून उन शरणार्थियों को नागरिकता देता है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक रूप से प्रताड़ित रहे, लेकिन यह मानने की बजाय अमेरिका की रिपोर्ट में इसे लोगों की नागरिकता छीनने के तौर पर दिखाया गया है, जो सरासर झूठ और प्रोपेगेंडा है। यही प्रोपेगेंडा भारत में मुस्लिम संगठनों की ओर से नागरिकता संशोधन कानून पास किए जाते समय भी उठाया गया था। यही प्रोपेगेंडा किया गया था। इस तरह रिपोर्ट में यह जिक्र नहीं किया गया कि राष्ट्रीय नागरिकता पंजीयन यानी एनआरसी भारत की अदालत के आदेश से लागू की जा रही है और लोकतांत्रिक देशों में यह आम बात है। अमेरिका में भी नागरिकता रजिस्टर है, तो अमेरिका का कोई आयोग भारत के नागरिकता रजिस्टर पर आपत्ति कैसे कर सकता है? ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा ने भी इसकी आलोचना की है। डायस्पोरा के संस्थापक सदस्य जीवन जुत्शी ने रिपोर्ट में सिर्फ कश्मीर के मुसलमानों का हवाला दिए जाने और कश्मीरी पंडित हिंदुओं को नजरअंदाज करने को एजेंडे के तहत बनाई गई रिपोर्ट बताया है। हिंदू पैक्ट नामक अमेरिकी हिंदुओं की एक संस्था ने आरोप लगाया है कि आयोग को भारत विरोधी और हिंदू विरोधी सदस्यों ने हाईजैक कर लिया है, उन पर नियंत्रण कर लिया है। यह भी संयोग नहीं है कि अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 से भारत सरकार हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडा को बढ़ावा दे रही है, जिसमें मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यह वही भाषा है जो भारत में वामपंथी बोलते हैं। सरकार नए कानूनों के जरिए भी हिंदू राष्ट्र की अपनी वैचारिक दृष्टि को आगे बढ़ा रही है, यह रिपोर्ट में कहा गया है, जो भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए गंभीर खतरा है। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में बढ़ रही तथा कथित असहिष्णुता के लिए चिट्ठी लिखने वाले 108 रिटायर्ड नौकरशाहों में से एक नजीब जंग ने भी 27 अप्रैल को एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में हूबहू इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया है और इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र अल्पसंख्यकों के लिए खतरा होगा। उन्होंने कहा कि 200 पूर्व ब्यूरोक्रेट्स की संस्था की भी यही राय है जो उस रिपोर्ट की राय है। रिपोर्ट में भारत के शहरी नक्सलियों के वे सारे मुद्दे उठाए गए हैं जिनसे भारत दो चार हो रहा है। मोदी सरकार ने उन सभी संगठनों पर विदेशी फंडिंग पर रोक लगाई है जो भारत के खिलाफ काम करते हैं। रिपोर्ट के मुद्दे देखिए,
जैसे नरेंद्र मोदी सरकार पर असहमति की आवाज को दबाने का आरोप। यह भारत के सभी वामपंथी विचारधारा के लेखकों का मुद्दा भी है, जो वे भारत और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में उठाते रहते हैं। इसी तरह यूएपीए और राजद्रोह के कानूनों का दुरुपयोग करने का मामला उठाया गया है। ये दोनों भी वामपंथियों के मोदी सरकार आने से पहले के पुराने मुद्दे हैं और इस आयोग की पुरानी रिपोर्टों में भी यह बात कही जाती रही। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की अवैध गिरफ्तारी करने का मामला भी उठाया गया है, लेकिन क्या यह अमेरिकी आयोग तय करेगा कि कोई गिरफ्तारी अवैध है या भारत की अदालतें तय करेंगी? क्या यह भारत की न्यायपालिका पर बेजा टिप्पणी नहीं है? मुसलमानों और ईसाइयों पर हिंसक हमले करने की बात तो बेहद हास्यास्पद है। अभी हाल ही में भारत और दुनिया ने देखा कि किस तरह मुसलमानों की ओर से हिंदुओं पर हिंसक हमले करने के लिए मस्जिदों तक का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी आयोग की सबसे बड़ी आपत्ति और पीड़ा तो इस बात पर है कि मोदी सरकार ने धर्म परिवर्तन करवाने के लिए आ रहे विदेशी फंड पर रोक लगा दी है। यानी ईसाइयों को आर्थिक लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने की इजाजत दे दी जाए तो ठीक है। इस रिपोर्ट में धार्मिक कार्य कहा है, इसे ये धन आता है उसे धार्मिक कार्य कहा है, जबकि उसका इस्तेमाल भारत में धर्म परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जितने भी एनजीओ सोशल वर्क के नाम पर पैसा लाते हैं, वह भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा है। इसलिए भारत सरकार ने उसकी बाकायदा छानबीन करवाई और छानबीन करवाने के बाद यह पता लगाया कि कौन कौन एनजीओ धन ला करके उसका दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाया गया। और ये जो धर्म परिवर्तन के लिए इस्तेमाल हो रहा था, उसका सबूत यह भी है कि इस रिपोर्ट में धर्म परिवर्तन करवाने वाले फादर स्टेन स्वामी की हिरासत में हुई मौत का जिक्र भी इसी संदर्भ में किया गया है। तो क्या अमेरिकी आयोग आरएसएस और अन्य हिंदू संस्थाओं के खाते फ्रीज करने और उन संस्थाओं से जुड़े व्यक्तियों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगवाना चाहता है? आयोग की सिफारिशों में यह सिफारिश भी शामिल है। लेकिन क्या किसी भारतीय हिंदू संस्था का अमेरिका के किसी बैंक में खाता है भी या नहीं? क्या यह सिर्फ दुष्प्रचार के लिए बात डाली गई है ताकि भारत के वामपंथियों को एक हथियार दे दिया जाए? आयोग ने अमेरिकी कांग्रेस से अपील की है कि वह भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दों को उठाए। लेकिन अमेरिका ने अगर अब ऐसी हरकत की जैसे कि 2+2 वार्ता के दौरान की थी, तो इस बार भारत भी उसे वह लिस्ट सौंपेगा जिनमें अमेरिका में अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और हो रहा है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे शेयर करिए, लाइक कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपके पास फिर आए, आप फिर सुन पाए। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जब आप सब्सक्राइब करें तो घंटे का बटन भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।